हेलो हेलो, क्या हाल चाल बच्चों? बढ़िया। कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग लास्ट क्लास में? डाइहाइड्रोक्सिलेशन स्टार्ट कर दिया था ना? कितने बजे की क्लास थी अपनी परसों? परसों क्या, कल ही थी? कौन सी क्लास थी? सेकंड सेकंड मतलब टाइम कितने बजे आएगा? ये वाली? मतलब मुझे लग रहा है ये क्लास जब खत्म होता है वो वाला टाइम लेता है ना? तभी से होती है, राइट राइट। क्लास कितने बजे थी? नहीं, क्लास थी स्टार्ट कब हुई थी? 8:15 से 9:45, तो 9:45 9:57 वाला देखते हैं। हाँ, तो लेक्चर नंबर कौन सा था? 9। चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? केसीपी टीसीपी पूरा हो गया था। ये समझ में आ गया था आप लोगों को? किसी को कोई डाउट? नो प्रॉब्लम। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे डाइहाइड्रोक्सिलेशन पर प्रैक्टिस। देन उसके बाद हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। उसके बाद ओजोनोलाइसिस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है भाई? और डीपीपी डिस्कस कर लेंगे। तो ये तो हमारा हो चुका था, यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर था। ये समझ में आ गया था सभी को? बोलो। केसीपी टीसीपी के जो क्वेश्चन मैंने करवाए थे, यहां तक किसी को घर पे जाके दोबारा प्रॉब्लम आई? नहीं ना? मैं सोच रहा हूँ कि अपन थोड़ा सा पीडीएफ एक लास्ट क्लास जरूर रिवाइज करके आगे बढ़े, भले ही 2 मिनट में देखें। क्विक रिवीजन से क्या होता है, थोड़ा आइडिया लग जाता है कि लास्ट क्लास में हमारा क्या हुआ था, है ना? तो रिवाइज करना आसान रहेगा। फिर उसके बाद बच्चों हमने स्टार्ट किया था पेरोक्साइड इफेक्ट, जिसमें हमने कहा था कि एंटी मार्कोनिक एडिशन होता है फ्री रेडिकल एडिशन के थ्रू, और यहाँ केवल एचबीआर पर ही ये काम करता है। पूरा हमने चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन समझाया था, बोला हाँ या ना? फिर उसके बाद हमने ये भी बताया था कि मार्कोनिकॉफ रूल अगर, सॉरी, पेरोक्साइड इफेक्ट अगर HCl के साथ दिया जाएगा, HF के साथ दिया जाएगा, तो हमें उसको यूज नहीं करना है, ये किसी काम का नहीं होगा। अगर HCl के साथ है तो, HF या HI के साथ है तो भी काम नहीं देगा, केवल HBr के साथ काम देगा, ठीक है? तो रिलेशनशिप क्वेश्चन के बनेंगे, वो निकाल लिया करेंगे आप, जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर बच्चों इसके बाद फिर हम लोगों ने कहा था कि एल्कीन और एल्काइन में, एल्काइन की तरह ही एल्कीन में भी सेम तरह से रिएक्शन हम करवा रहे हैं, वही मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो ये वाला तो छूट ही गया था, बताओ इसमें आंसर क्या आएगा? CH3CBr, और यहाँ क्या आ जाएगा? Cl, और ये CH3। अब देखो अच्छा होना रिवीजन निकाल लिया, छूट गया था हमारा। हाँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? CH2D, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। तो बताओ पहले इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा और कार्बोकेटाइन यहाँ बनाते हुए अपन ClBr यहाँ पर लगा देंगे। बोलो सही है? और कोई डाउट? नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए, एल्कीन और एल्काइन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? एल्कीन। एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन, बोलो सही है? फिर हमने ये भी कहा था एल्कीन में भी ज्यादा रिएक्टिव कौन होती है? जिसमें ज्यादा अल्फा एच हो, अगर कार्बोकेटाइन सेम बन रहा है या लगभग सेम बन रहा है तो मोर अल्फा एच, मोर स्टेबिलिटी तो होती है लेकिन साथ ही साथ मोर रिएक्टिविटी भी होती है एल्कीन के लिए। हाइड्रोजनेशन में उल्टा होता है, हाइड्रोजनेशन में जिसकी हिंड्रेंस कम होगी उस पर 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो बनती थी वो आसानी से बन जाएगी, एक्सेसिबल होगी, ठीक है? चलिए, अच्छा इससे रिलेटेड मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है यार, करवा दूं क्या एक और? अच्छा क्वेश्चन याद आ रहा है। मान लो मैं आपसे बोलूं कि इसके कंपाउंड रिएक्शन करवाओ,
DCl, तो बताइए कितने प्रोडक्ट बनेंगे और क्या क्या उनका स्ट्रक्चर होगा। कहीं और लिख लो, कॉपी के ऊपर लिख लो सीधा। डाई हाइड्रोक्सिलेशन में तो मत लिखना कि डाई हाइड्रोक्सिलेशन अपना अलग टॉपिक चल रहा है ना। हाँ, या ऐसे लिख लो बस DPP प्रैक्टिस या प्रीवियस टॉपिक प्रैक्टिस। क्योंकि डाई हाइड्रोक्सिलेशन करने से पहले मुझे बहुत बढ़िया क्वेश्चन याद आ रहा है, मैं सोच के आया था कि मैंने कहा एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, क्योंकि हाइड्रो हेलोजिनेशन पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस किया जाए ना उतना कम है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेई मेंस एज वेल एज एडवांस। एनी आइडिया, बोलिए कितने आंसर आएंगे। चार, चार आएंगे पक्का। बिल्कुल सही जवाब, चार आएंगे इसके। कैसे, देखिए देखिए बच्चों, यहां पर हमें पता है कि यहां जब ये पाई बॉन्ड टूटकर DCl इस पर जुड़ेगा, अब मार्कोनिक रूल का तो सिग्निफिकेंस है नहीं, क्योंकि सिमेट्रिकल बॉन्ड है, ऊपर तोड़ो या नीचे तोड़ो एक ही बात रहेगी। तो यहां जब हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो D ऊपर भी जुड़ेगा और नीचे भी जुड़ेगा। अब आपको ध्यान से देखो तो ये कायरल सेंटर है, क्या है ये कायरल सेंटर, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, R या S। एक नंबर किसको दोगे, पॉजिटिव वाले कार्बन को, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज R, और ये R है तो ये क्या हो जाएगा S। अब यहां पर हम बोल रहे हैं कि कार्बोकेटायन जो प्लेनर होता है उसका p ऑर्बिटल ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, तो Cl माइनस ऊपर भी जुड़ेगा, Cl माइनस नीचे भी जुड़ेगा। तो एक तो वेज पर दो पॉसिबिलिटी बन रही है, एक तो बन रही है वेज वेज, बोलो आया ना, और इसी वेज पर एक और पॉसिबिलिटी बन रही है वेज डैश, बोलो यस और नॉट। और ये दोनों आपस में क्या है, डैश ट्यूमर, ये सिस है और ये ट्रांस है, क्योंकि ऊपर से भी अटैक करेगा Cl और नीचे से भी अटैक करेगा, बोलो सही है। अब यहां पर जब डैश वाला डी में ले रहा हूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं, ये देखो यहां पर डी अगर डैश पर है तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है, p ऑर्बिटल आधा डबल ऊपर है आधा डबल नीचे है, तो Cl माइनस ऊपर से अटैक करेगा तो कहां पे आएगा, बोलना पड़ेगा, बोलते चलो, वेज, और नीचे अटैक करेगा तो डैश पर। क्या यहां उस वक्त इस जगह पर डी फिक्स रहेगा, नीचे वेज वेज, वेज और डैश आएंगे, ऐसे यहाँ डी फिक्स रहेगा, वेज वेज और वेज डैश आएंगे, बोलो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसका एनेंशियोमर है, दोनों आइडेंटिकल है या एनेंशियोमर है, देखो इसको 180 डिग्री घुमा लो या उसको घुमा दो, एनेंशियोमर, और ये दोनों आपस में एनेंशियोमर, तो कितने रेसमिक मिक्सचर बन जाएंगे, दो। बात समझ में आ रही है, तो टोटल एनेंशियोमेरिक पेयर दो, टोटल डायस्टियोमेरिक पेयर चार, टोटल एना पेयर कितने बनेंगे ये भी पूछ लेगा वो आपसे, कितने एनेंशियोमेरिक पेयर बने, दो। अगर मैं इसको ABCD का नाम दूं, ABCD, तो बताइए एक तो कौन सा डायस्टियम एनेंशियोमेरिक पेयर कौन कौन सा हुआ, A और D, और दूसरा B और C, बोलो सही है। अब डायस्टियोमेरिक पेयर कौन कौन से हो गए, हाँ डायस्टियोमेरिक पेयर हो गए चार, चार कौन कौन से, A का B, A का C और A का D, A का D तो नहीं होगा, ठीक है, B का D और B का और C का D, बोलो हाँ है ना। रिमेनिंग पेयर क्या हो जाएंगे, टोटल पेयर कितने पॉसिबल है, 4C2, PNC लगा दो,
4C2 पॉसिबल है ना, तो 4C2 है तो बताइए टोटल उसमें 4C2 कितना आएगा 6, तो 6 माइनस 2 4, क्योंकि दो एनिसोमेरिक पेयर है तो रिमेनिंग पेयर क्या होंगे नॉन मिरर इमेज। जैसे ये इसका नॉन मिरर इमेज है, ये इसका नॉन मिरर इमेज है, ये इसका नॉन मिरर इमेज है, ये इसका नॉन मिरर इमेज है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो ऐसे भी पूछ लेगा बनने वाले प्रोडक्ट कितने होंगे 4, बनने वाले प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर 4, बनने वाले प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर कितने होंगे, स्ट्रक्चर कितने हैं बताइए, एक। स्ट्रक्चर कितने होंगे, एक ही तो पॉसिबल है, एक तरफ डी एक तरफ सीएल, और उसके 4 स्टीरियोआइसोमर बन रहे हैं। अब अगर आप इसी क्वेश्चन को कंपेयर करो जैसे मान लो हाइड्रोजनेशन से, किसे, हाइड्रोजनेशन से, तो हाइड्रोजनेशन में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, बताओ क्यों, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली सिन एडिशन होता है, वो सिन एडिशन होता है तो या तो वेज वेज या डैश डैश, और वो दोनों आइडेंटिकल आएंगे। लॉजिक समझ रहे हो, तो वहां एक ही बन रहा है इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, यहाँ 4 क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ये सिन एंटी एडिशन नहीं होता, ये दोनों हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो डी वेज पर भी जा रहा है तो सीएल वेज पर भी है, डी वेज पर है तो सीएल डैश पर भी है, क्योंकि दोनों रिएक्शन अलग अलग स्टेप में हो रही है और दोनों कहीं भी जा सकते हैं। तो क्या इस रिएक्शन के लिए हम बोल सकते हैं कि ये सिन एडिशन है या एंटी, हम बोलेंगे दोनों हो सकती है, यहाँ कोई रिजिडिटी नहीं है, क्योंकि डी सेपरेट या एच जो हाइड्रो एच प्लस इलेक्ट्रोफाइल है वो सेपरेट जुड़ता है और हेलोइड आयन सेपरेट जुड़ता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, सच में बहुत अच्छे, बढ़िया क्वेश्चन था ये मैं उसी को करवाने वाला था पर टाइम हो रहा था तो मेरे को जल्दी जल्दी मैंने कहा यार हाइड्रोक्सिलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन पढ़े अब, यहां तक कोई समस्या, चलिए हाइड्रोक्सिलेशन की बात करें, डाई हाइड्रोक्सिलेशन, बेयर्स रिएजेंट किसको बोलते हैं बच्चों, कोल्ड डाइल्यूटेड अल्कलाइन KMnO4, यानी KMnO4 को 1% तक पानी मिला के डाइल्यूशन दे दो, मतलब वेरी डाइल्यूट कर दो, उसके अंदर थोड़ी सी बेस की H2 NaOH या KOH की कुछ ड्रॉप्स डाल दो, अल्कलाइन हो जाएगा, और ठंडा कर दो 0 से 4 डिग्री, यहाँ लिख भी लेना 0 to 4 डिग्री, नॉर्मली 0 डिग्री ही होता है, यानी 273 केल्विन, कितना केल्विन, केल्विन में बात की जाए तो 273 केल्विन, बोलो सही है। अब इसके ऊपर बच्चों आपने देखा कि जब एल्कीन पर रिएक्शन करवाई तो पाई बॉन्ड टूटकर 2 OH लग गए, इसलिए इसको हमने कहा डाइहाइड्रोक्सिलेशन। जैम डाइऑल बना या विसिनल डाइऑल, विसिनल डाइऑल, दोनों पॉसिबिलिटी है, वेज वेज भी और डैश डैश भी, रिलेशन क्या आ रहा है आइडेंटिकल, यानी सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है जो कि मीजो है। बताओ क्या ये मीजो है, क्या होता है मीजो, कायरल सेंटर के साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ रही है, तो कायरल सेंटर विद पीओएस मीजो, तो इसको हम मीजो भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि इट इज मीजो, और दूसरा उसका सुपर इम्पोजिबल है इसलिए वो आइडेंटिकल माना जाएगा। KMnO4 का क्या होता है तो हम बोलेंगे MnO2 में वो कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक ब्राउन प्रेसिपिटेट है, क्या है, ब्राउन प्रेसिपिटेट। हमने कहा रिएक्शन एक सिन एडिशन है या एंटी एडिशन, सिन एडिशन। यहाँ पर हमने ये भी कहा कि MnO4 इस तरह से जुड़ता है, और जब जुड़ता है तो यहाँ पर MnO से लगा हुआ है, इसलिए या तो वेज वेज पे जुड़ेगा या डैश डैश पे जुड़ेगा, दोनों पॉसिबिलिटी, यानी डैश वेज या वेज डैश पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एंटी एडिशन नहीं हो सकता। और फिर हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो यहाँ पर ये बनता है, ये हाइड्रोलिसिस बहुत लंबे स्टेप्स में होता है, इसको बस इतना से याद रखना कि यहाँ से कट हुआ और इसको H मिल गया और ये MnO2 बन गया, बोलो हाँ है ना। ये एक टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है एल्कीन और एल्काइन के लिए, इस रिएक्शन में एल्केन और बेंजीन ये टेस्ट नहीं देंगे, नेगेटिव टेस्ट देंगे। तो एल्केन क्योंकि सैचुरेटेड है, पाई बॉन्ड नहीं है उसमें, और बेंजीन क्योंकि एरोमेटिक है तो उसमें एडिशन नहीं पॉसिबल इतनी आसानी से नॉर्मल कंडीशंस में, बोलो सही है। चलें आगे, अब बच्चों इसके आगे मूव करते हैं हम लोग। जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं पहला वाला, बताइए इस कंपाउंड पर यहां पर कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4 क्या प्रोडक्ट बनाएगा, कितने प्रोडक्ट होंगे, क्या रिलेशनशिप होगा,
एक बात मैं आपको और बता दूं बच्चों, यहाँ पर एक बात डिस्कस कर लें। KMnO4 के साथ जगह हम यहाँ पर साइड में लिखना ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड वी कैन ऑल्सो यूज, है ना। तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अलॉन्ग विथ एक्वस बेसिक मीडियम, यानी बेसिक मीडियम लेना है तो हम लोग एक्वस NaHCO3, सेम आंसर आएगा, सेम एज कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4। तो अगर कभी ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड आ जाए तो वही आंसर लिख कर आ जाना जो कोल्ड KMnO4 में लिख कर आते हो, आ जाओ। क्यों भाई? क्योंकि देखिए ऑक्सीडेशन बिल्कुल वैसे ही होगा। यहाँ पर ऑस्मियम, देखो यहाँ पर ऑस्मियम जैसे कैसे जुड़ेगा, यहाँ ऑस्मियम आएगा और फिर वही हाइड्रोलिसिस होकर विसिनल डाइऑल बना देगा। और इवन ये उससे ज्यादा रिएक्टिव भी है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +8, जबकि Mn की ऑक्सीडेशन कितनी होती है? +7। तो बताओ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या KMnO4? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होता है। दैट इज वाई वो भी आंसर तो सेम देगा बट स्लाइटली फास्ट देगा। बट याद रखना ये अवॉइड किया जाता है इसलिए क्योंकि एक तो ये चीपर होता है। क्या होता है? चीपर, सस्ता। दूसरा ये चीपर एक्सपेंसिव होने के साथ साथ कार्सिनोजेनिक होता है। क्या होता है? कार्सिनोजेनिक। तो ये अवॉइड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कार्सिनोजेनिक समझते हो? कैंसर कॉजिंग। क्या इससे कैंसर हो सकता है? तो आपको बड़े प्रोटेक्शन के साथ ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है ना। तो यहां पर याद रखें कि कार्सिनोजेनिक होने के कारण इसको हम अवॉइड करते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन हाँ, अगर ये दिया हो बेसिक मीडियम के साथ तो इसको भी आंसर वैसे ही लिख कर आएंगे आप। लिख लिया? इसको भी लिख लेना, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड विद एक्वस NaHCO3। एक्वस NaHCO3 क्या है? बेसिक सॉल्यूशन। तो वो आपका सेम आंसर क्रिएट करेगा। चलें आगे। तो चलो फटाफट से आंसर बनाना स्टार्ट कर दो। NHSO3 लिख लेना यार, CO3 नहीं। यहाँ बेसिक सॉल्यूशन SO3 होता है। ओहो, NHSO3 है ना। चलो आप इसका क्वेश्चन बनाओ एक बार। हेलो, बताइए भाई, पहले वाले में कितने प्रोडक्ट बनेंगे और अगर एक से ज्यादा बनेंगे तो क्या क्या रिलेशन आएगा? 2 प्रोडक्ट बनेंगे और डायस्ट्रीमर होगा क्योंकि सिन एडिशन है या एंटी एडिशन? सिन एडिशन, और सिन एडिशन है तो यहाँ पर वेज वेज और यहाँ पर वेज फिक्स रहेगा। तो यहाँ अपन OH OH लगा देंगे और यहाँ पर अपन बोलेंगे वेज वेज के साथ साथ डैश डैश भी रहेगा। क्या ऊपर वाले को, क्योंकि ऊपर तो रिएक्शन हो नहीं रही, रिएक्शन तो एल्कीन पर हो रही है, तो हम यहाँ पर सिन एडिशन में वेज वेज भी लगाएंगे, डैश डैश भी लगाएंगे और ऊपर वाले को फिक्स रखेंगे। तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं और साथ ही साथ डायस्टीरियोमर। क्या बन रहे हैं? डायस्टीरियोमर। बोलो हाँ या ना। क्योंकि ये एक ज्योमेट्री क्या आ रही है यहाँ पर, सिस सिस, और यहाँ क्या आ रही है, ट्रांस ट्रांस। देखो वेज वेज सिस, वेज डैश ट्रांस। बोलो सही है। तो यहाँ 2 प्रोडक्ट और दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन मिरर इमेज, मतलब डायस्ट्रीमर। अगले वाले में बताइए क्या डायस्ट्रीमर बन रहा है? क्योंकि आप देखो यहाँ पर जब हम लगाएंगे तो OH OH वेज वेज पे भी आएगा, सिन एडिशन है, OH OH डैश डैश पे भी आएगा। बोलो भाई सही है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये आपका सिन एडिशन होगा। क्यों? तो ये क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर या डायस्ट्रीमर। क्यों? क्योंकि यहाँ ज्योमेट्री आ रही है सिस और यहाँ ज्योमेट्री आ रही है ट्रांस, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन मिरर इमेज। अगले वाले में बताइए एक प्रोडक्ट
नहीं, दो बनेंगे मेरे भाई। पहले तो दोनों बना के देख लो, एक बार वेज वेज और एक बार डैश डैश, फिर बाद में कंपेयर किया करो। यहाँ वेज वेज भी लिया और यहाँ डैश डैश भी लिया। अब देखो अब की बार ये मिथाइल फिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि ये उसी कार्बन पर जुड़ा हुआ है जिस कार्बन पर रिएक्शन हो रही है। तो अगर ये वेज पर गया OH, तो मिथाइल को कहाँ लिखना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, डैश, है ना। रिप्लाई प्रॉपर किया करो। और यहाँ पर ये अगर डैश है तो मिथाइल कहाँ आएगा? वेज। तो आपको नहीं लग रहा? देखो 180 डिग्री घुमा के देखो, ये घुमाओगे तो यहाँ ये दोनों वेज वेज पे आ जाएंगे और मिरर इमेज बनाएंगे। घूमने के बाद वेज मिथाइल भी डैश पे चला जाएगा। और एक्टिव कंपाउंड है, एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज क्या होती है? एनेंटियोमर। तो ये क्या आपका आपस में एनेंटियोमर यानी रेसिमिक मिक्सचर बना लेगा। क्या होता है रेसिमिक मिक्सचर? एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज जब इक्वल अमाउंट में, यानी दोनों एनेंटियोमर इक्वल अमाउंट में बनते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर। बोलो सही है। अच्छा, ऊपर वाला मीजो है, ये समझ में आ रहा है आपको? ये भी मीजो है और ये भी मीजो है। बोलो, कायरल सेंटर विद POS मीजो होता है। तो देखो कायरल सेंटर, कितने कायरल सेंटर है इसमें? 3। कितने कायरल सेंटर है? 3। बोलो यस और नॉट। क्योंकि देखो ये स्यूडो कायरल सेंटर है, क्या ही है? ये तो ट्रू कायरल सेंटर है और ये क्या है? स्यूडो कायरल सेंटर। क्या होता है स्यूडो कायरल सेंटर? व्हेन बोथ वैलेंसीज आर सेम बट शोइंग ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसो। दो वैलेंसी तो डिफरेंट है, मिथाइल और हाइड्रोजन, लेकिन दो वैलेंसी सेम है और जो सेम है वो क्या शो करनी चाहिए? ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो क्या यहाँ पर देखिए आर आ रहा है, देखो 1 2 3 एस आ रहा है, सॉरी, और ये एस है, और ये क्या आ रहा है? आर। अलग अलग आ रहा है ना ये। तो आर और एस में किसको प्रायोरिटी देते हैं? आर को। याद है? अगर दोनों सेम होते RS या RR या SS, तो फिर ये कायरल सेंटर नहीं होता, क्योंकि स्ट्रक्चर भी सेम हो गया और स्टीरियो भी सेम हो गया। तो स्ट्रक्चर सेम हो तो स्टीरियो डिफरेंट होना चाहिए। बोलो हाँ है ना। एक सिस है तो दूसरा क्या होना चाहिए? ट्रांस। ऐसे ही ये देख लो, यहाँ पर ये S है और ये क्या आ रहा है? R। बोलो सही है। तो ये मीजो होगा बच्चों, ये अलग मीजो है और ये अलग मीजो है, दोनों एक दूसरे के डायस्ट्रियोमर है। क्या ये भाई ये S, हाँ सॉरी, ये हाँ सही बात है। ये आर है तो ये ऐसे, तो ये क्या होगा? आर। ये आर है तो ये क्या होगा? एस। बिल्कुल सही। और बोलो, चले आगे, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस वाले में बताइए क्या होगा? इसको एक काम करना, वेज की जगह डैश कर लेना, वरना बहुत इजी क्वेश्चन बनेगा। मजा तब है जब यहाँ एक वेज और एक डैश हो। अब बताओ, बोलो भाई, बोलो। क्या बनेगा? दोनों प्रोडक्ट आइडेंटिकल हैं। इधर देखो बोर्ड पर, सारे बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। यहाँ मैंने इधर वेज किया है, इधर डैश किया है ना। अगर इस पाई बॉन्ड को मैं हटाकर वेज वेज पे जोड़ता हूं, क्योंकि सिन एडिशन है, और एक डैश डैश पे जोड़ता हूं, तो ये और ये दोनों आइडेंटिकल ही हैं। क्यों? क्योंकि इसको आप 180 डिग्री घुमाओ, कितना डिग्री? 180 डिग्री। कौन से एक्सिस पर? वाई एक्सिस पर। घुमा के देखो जरा। आप बताओ, इस कंपाउंड को जब यहां से रोटेट करोगे ऐसे, तो बताओ 180 डिग्री घुमाने के बाद आपको इधर देखना बोर्ड पर, ये घूमेगा तो ये डैश डैश वाला घूमकर कहाँ आएगा? वेज वेज पर। अरे बोल दो यार। और वो मिथाइल जो था पीछे की तरफ था, जब ऐसे घूम रहा है तो इधर आ जाएगा वेज पर। बोलो। और ये मिथाइल घूमकर ऐसे उधर चला जाएगा डैश पर, यानी ये मिथाइल उधर जाके डैश पे होगा और ये डैश इधर वाला वेज पे होगा। तो क्या ऐसा दिखेगा? पहले ये चेक कर लो। ये सभी को समझ में आ रहा है? अब ये इसके ऊपर रख के देखो सुपर इम्पोजिबल है या नहीं है। देखो वेज वेज ओएच पर, वेज वेज ओएच पर आ रहे हैं, मिथाइल वेज पर मिथाइल वेज पर आ रहा है, मिथाइल डैश पर मिथाइल डैश पर आ रहा है, यानी ये दोनों सुपर इम्पोजिबल है। क्या है ये? सुपर इम्पोजिबल। और सुपर इम्पोजिबल कंपाउंड आर सुपर इम्पोजिबल। तो ये कंपाउंड क्या होंगे? आइडेंटिकल। क्या होंगे?
यानी कितने प्रोडक्ट बनेंगे? सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? एक सिंगल प्रोडक्ट। कितने बच्चों का एक ही आया था? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बाकी सही है। मतलब ये तीनों एक ही हैं, दो बनाए, दूसरे को रोटेट कर दिया। इसको भी कर सकते हो। बोलो। अच्छा, मैंने जो पहले क्वेश्चन दिया था उसमें यहाँ वेज वेज लिखा हुआ था, तब क्या अपना आंसर आता? डैश ट्यूमर। क्योंकि ये एक दो पॉसिबिलिटी बनती, वेज वेज और ये दोनों भी वेज वेज, और एक वेज वेज में एक डैश डैश, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर रिपीट हो जाएगा वो तो। बोलो होगा कि नहीं होगा? चलें आगे, कोई समस्या? चलिए 5वां नंबर बताइए, सिस एल्कीन में क्या बनेगा? ट्रांस में क्या बनेगा? बोलो भाई, बोलो मेरे भाई, पहले वाले में क्या आंसर आएगा? एक ही प्रोडक्ट बन रहा है क्योंकि दोनों आइडेंटिकल बन रहे हैं। बोलो सही है? बिल्कुल सही, क्योंकि देखो यहाँ पर ओ एच वेज पे लिखो, सिन एडिशन है, तो यहाँ पर ओ एच डैश पे लिखो, क्या बात एक ही है? बोलो मेरे भाई, सुपर इम्पोजेबल मॉलिक्यूल है तो हम बोलेंगे आइडेंटिकल, क्योंकि सुपर इम्पोज कर रहे हैं, यानी एक ही कंपाउंड। और ये कायरल सेंटर विद पीओएस, यानी मीजो भी है। बोलो मीजो है या नहीं है? कायरल सेंटर विद पीओएस, यानी ये मीजो है और आइडेंटिकल है दूसरे के साथ। 180 डिग्री घुमाओ, 180 डिग्री घुमाओगे तो डैश डैश कहाँ आएगा? वेज वेज पर सुपर इम्पोज कर जाएगा। बोलो कर जाएगा? बोलो कर जाएगा? अच्छा अगला वाला बताओ। वेज वेज और डैश डैश। अब बताओ क्या ये एनेंटियोमर बन रहे हैं? क्यों? क्योंकि देखो इधर देखना, इसको 180 डिग्री में ऐसे घुमाता हूं, ऐसे, तो ये मिथाइल उधर आ जाएगा और ये OH इधर से इधर आके डैश से वेज पे आ जाएगा, क्योंकि डैश मतलब होता है बिलो द प्लेन, तो वेज पे आ जाएगा अबव द प्लेन, मिरर इमेज बन जाएगी। एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज है। बोलो हाँ या ना? पक्का? कुछ बच्चे बोलते हैं सर लेकिन इसको 180 डिग्री ऐसे घुमा दो, फ्री रोटेशन कर दो, तो भी वो मिरर इमेज ही रहेंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो रोटेशन फ्री होगा या रेस्ट्रिक्टेड, तो भी आंसर एनेंटियोमर ही आएगा। बोलो, कोई समस्या? मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ फ्री रोटेशन कर दो आप, तो ये घूमकर नीचे जैसे ऊपर जाएगा, तो ये मिथाइल ऊपर चला जाएगा और ये कहाँ पे आ जाएगा? वेज पर। वेज पे आ जाएगा ना, तो ये आपका वेज डैश अपोजिट दिखेगा, तो कुछ बच्चों को लगता है एंटी एडिशन है। एंटी एडिशन नहीं है, जब ये दोनों ऊपर नीचे थे तब तो सिन एडिशन ही हुआ है, और इसको भी घुमा दो तो मिरर इमेज ही बन जाएगी। मतलब फ्री रोटेशन दे दे तो कंफ्यूज मत होना। चलें आगे, चलो इस वाले में बताओ, क्या यहाँ पर अपन बोल सकते हैं HCl HOH और यहाँ क्या आ जाएगा? CH2OH। बताओ कौन सा कार्बन नया कायरल सेंटर बन रहा है? बीच वाला, लास्ट वाला तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये तो आपका दोनों हाइड्रोजन सेम कैरी कर रहा है, ये नया कायरल सेंटर बन रहा है। तो क्या यहाँ पर मैं OH राइट पर लिख दूं और एक बार लेफ्ट पर लिख दूं? बोलो यस और नॉट। अब बच्चों ये वाला जो कायरल सेंटर है, नीचे वाला तो है नहीं, तो इसको इधर लिखो या उधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कायरल सेंटर नहीं है, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहा, उसको वेज डैश लेफ्ट राइट इससे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कायरल सेंटर है उसको लेफ्ट राइट लिखोगे तो RS चेंज हो जाएगा। तो दो कायरल सेंटर बन रहे हैं या एक बन रहा है? नया तो एक ही बन रहा है ना,
एक तो पुराना है, इसको तो फिक्स रखेंगे क्योंकि रिएक्शन ऊपर हो रही है या नीचे हो रही है, नीचे। तो यहाँ पर तो ये राइट पे है, तो राइट पे यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे ही राइट पे रहेगा। अब बताओ दोनों में की रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी होगा? नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये थे क्योंकि रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड था। क्या यहाँ ओपन चेयर में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है? नहीं। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर ओनली है, डायस्ट्रोमर नहीं है। साथ ही साथ बच्चों में ऐसे भी समझा सकता हूं कि ये एरिथ्रो है और ये क्या है? थ्रियो। एरिथ्रो थ्रियो जानते हो? फिशर में दो कायरल सेंटर अगर होते हैं और सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो एरिथ्रो, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो थ्रियो। तो एरिथ्रो और थ्रियो आपस में क्या होते हैं? डायस्ट्रोमर। बोलो। चलो, पेंट 1 इन 4 आइन, एक ही मोल है कोल्ड केमिनोफोर का, एक ही मोल है कोल्ड केमिनोफोर का। फाइनल प्रोडक्ट का आईयूपीएसी नेम? कौन बताएगा? एल्कीन और एल्काइन में प्रायोरिटी किसको देते हैं आईयूपीएसी में? अगर सेम नंबरिंग है तो इन प्रायोरिटी होती है आइन पर, इसलिए 1 इन 4 आइन। अब बताओ मोर रिएक्टिव कौन होती है, एल्कीन या एल्काइन? एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसलिए पहले कहां पे रिएक्शन होगी? यहां पर। तो पहले डाइऑल कहां बनेगा? यहां पर। और यहाँ 4 आइन एज इट इज रह जाएगी। तो 1 2 3 नाम बना लो अब। क्या नाम है इसका? पेंट 4 आइन 1 2 डाइऑल, 1 2 डाइऑल। बोलो सही है? कोई समस्या? बहुत अच्छे। एक बात और ध्यान रखना, यही लिख देता हूं। अगर एल्काइन दी है बच्चों, क्या दी है? एल्काइन, और उस पे कोल्ड डाइल्यूटेड केमिनोफोर लिखा है, ठीक है, तो याद रखना अब अगर भाई एल्काइन पे करना पड़े तो पहले क्या बनेगा? सिस डाइऑल। यस और नॉट? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में कितने बॉन्ड होते हैं? 3, जिसमें से 2 पाई बॉन्ड है। अब एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या पहले सिस डाइऑल बनेगा? क्योंकि सिन एडिशन है तो दोनों वेज कहाँ आएंगे? सिस, सेम पोजीशन पर। तो हम बोलेंगे सिस इन डाइऑल, इसको क्या बोलते हैं? सिस इन डाइऑल, है ना। लेकिन अब बच्चा बोलता है सर एक और OH जोड़ दो, तो होता क्या है? यहाँ एक और OH नहीं जुड़ता, ये टॉटोमराइज कर जाता है। क्या कर जाता है? टॉटोमराइज। आपने इतना बेसिक तो सुना ही होगा कि जो इन प्लस ऑल, इनॉल है, वो ज्यादा स्टेबल नहीं होती, उससे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? कीटो। क्या बन जाता है? कीटो। तो ये वाला कंपाउंड आपका इसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ठीक है, और ये मेजर है, ये मेजर है। तो डोंट फॉरगेट टू टॉटोमराइज इट, कि ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हटाओ और इधर सी डबल बॉन्ड सी को सी डबल बॉन्ड ओ में ले जाओ। एक्चुअली ये H+ टूट जाएगा, देखो इधर H+ टूटेगा तो O पे क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव में अगर रेजोनेंस करवाऊंगा उधर, तो यहाँ क्या प्लस माइनस के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और वहां नेगेटिव जो आएगा उसको H+ मिल जाएगा। तो H+ मिलेगा तो ये बन जाएगा CHOH। बोलो सही है? और ये अल्फा कार्बन पे है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। हालांकि आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इसको ऑक्सीडाइज भी कर सकते हो आप। कोल्ड केमिनोफोर अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेटेड रहे तो ये डाइऑल, आपने सुना होगा अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज होते हैं इनटू एल्डिहाइड कीटोन, तो ये फिर डाई कीटोन में भी कन्वर्ट हो जाता है अगर फर्दर ऑक्सीडाइज किया जाए। पर पहले ये बनेगा, पहले ये बनेगा, क्योंकि कीटो इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है या कीटो? अब देखो ये इनॉल फॉर्म है, अब जरूरी नहीं आप ये वाला डबल बॉन्ड इधर ही लाओ, उधर भी ले जा सकते हो, क्योंकि बात तो एक ही है। बोलो। तो याद रखिए, एल्काइन में अगर कोल्ड डाइल्यूटेड केमिनोफोर दिया जाए तो डोंट फॉरगेट टू टॉटोमराइज इट, टॉटोमराइज करवाना ना भूलें। बोलो, याद रहेगा। और फिर उसके बाद अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, और अगर ऑप्शन में ये ना दे तो फिर वो हाइड्रोक्सी एसिड को, हाइड्रोक्सी कीटोन को फिर से ओ लगा के डाई कीटोन में भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ऑप्शंस देख लेना। वैसे तो ये आंसर मोर करेक्ट है, लेकिन अगर आगे जाके हम इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर बताएंगे कोल्ड केमिनोफोर का, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। हाँ जी।
अरे यार इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो बेटा? कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म में C डबल बॉन्ड C है और C डबल बॉन्ड O है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? O। तो यहां से H प्लस निकाला, O पे क्या है माइनस, माइनस के सामने आपने बॉन्ड इधर तोड़ा तो माइनस प्लस के बीच में क्या आ गया डबल बॉन्ड, और वो H प्लस टॉटोमराइज कर गया यहाँ पर। मतलब आपको C डबल बॉन्ड C अगर दिया है तो उसको C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दो और H उधर ले जाओ जहां से वैलेंसी फ्री हुई है। ऐसे ही कीटो दिया है तो इसमें से H निकालो अल्फा H, और C डबल बॉन्ड C जो है C डबल बॉन्ड O, उसको C डबल बॉन्ड C में कन्वर्ट कर दो तो कीटो से इनॉल बन जाएगी, इनॉल से ऐसे ही कीटो बन जाएगी। इनॉल और कीटो में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? कीटो। क्यों? क्योंकि C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है या C डबल बॉन्ड C की। दैट्स इट। आया? अभी कोई डाउट? बोलो 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 बोलो। आ रहा है आपके चेहरे पे डाउट? हाँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर बाहर पूछना, कोई स्पेसिफिक टॉपिक बेस्ड डाउट है तो आपने कुछ गलत पढ़ लिया या गलत सुन लिया। चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए, आपने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। बस इतना से याद रखो, कीटो फॉर्म क्या होती है जिसमें CO ग्रुप दिखेगा, इनॉल फॉर्म क्या होती है जिसमें इन प्लस ऑल दिखता है। तो इनॉल कीटो में आएगा, कीटो इनॉल में जाएगा, ये होता रहता है डायनामिक इक्विलिब्रियम में। अब नॉर्मली कीटो ज्यादा स्टेबल होती है किससे? इनॉल से। लेकिन अगर इनॉल में मान लीजिए बहुत ज्यादा रेजोनेंस हो रहा हो, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, या इनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या इनॉल में क्या हो रहा हो आपका आपका एरोमेटिसिटी आ रहा हो, तो इनॉल ज्यादा स्टेबल होता है। अदरवाइज कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अभी अब जो आपने पढ़ा है ना उसके नोट्स अगर हो तो मुझे दिखाना एक बार, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा ना। और ये जो मैंने बोला ये इससे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके, इस पर फोकस करो। क्लियर? और कोई डाउट? चले आगे। अब एक छोटी सी बात इससे पहले कि हम आगे बढ़े और देख लीजिए आप कि बच्चों जो सिन डाइऑल बनाने का प्रोसेस तो हमें पता लग गया, क्या? कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4। बोलो हाँ या ना? कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4, इससे हम क्या बनाते हैं? सिन डाइऑल। बोलो हाँ या ना? सिन डाइऑल। क्या हुआ? इससे क्या बन गया? सिन डाइऑल। ठीक है भाई? इसकी जगह हम क्या ले सकते थे? ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। क्या ले सकते थे? वो भी सेम आंसर देता। एंटी डाइऑल बनाना है, एंटी डाइऑल बनाना है तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। एंटी डाइऑल के लिए आप यूज करेंगे पर एसिड। कौन सा एसिड? पर एसिड या परऑक्सी एसिड। अब ये पर एसिड या परऑक्सी एसिड क्या होते हैं? जैसे कि MCPBA, ठीक है, CF3 CO3H HCO3H, ठीक है, CH3 CO3H एटसेट्रा। MCPBA को क्या बोलते हैं? मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। देखिए बेंजोइक एसिड ये होता है, मेटा पर Cl लगा दो तो क्या बन जाएगा? देखो ये मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। बोलो हाँ या ना? इस मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड में बच्चों अगर मान लो मैं यहां पर एक ऑक्सीजन और लगा दूं तो इसको बोलते हैं मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ये परऑक्साइड बॉन्ड है ना, कौन सा बॉन्ड है? इसलिए मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड या मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। तो MCPBA की फुल फॉर्म बोलो, दोबारा बोलो। मेटाक्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड या मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। बोलो सही है? अब इसमें ये वाला जो ऑक्सीजन होता है ना, ये टूटकर ध्यान रखना एल्कीन को मिलकर इपॉक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? इपॉक्साइड। क्या बना लेता है? इपॉक्साइड। और ये इपॉक्साइड का जो फॉर्मेशन हुआ, इपॉक्साइड बोलते किसको है बच्चों? 3 मेंबर्ड रिंग। साइक्लिक ईथर में 3 मेंबर्ड रिंग अगर बन रही हो तो इसको बोलते हैं इपॉक्साइड। तो ये साइक्लिक ईथर है या 3 मेंबर्ड रिंग इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, ये इपॉक्साइड है। और ये कौन से प्रोसेस से बना है? सिन एडिशन से। कौन से एडिशन से? सिन एडिशन। क्यों है? क्योंकि आप ही मुझे बताओ, या तो वेज वेज होगा, एक ऑक्सीजन है, या तो वेज वेज होगा या डैश डैश होगा। क्या एक अकेला आइटम या तो प्लेन के ऊपर जुड़ेगा या प्लेन के नीचे जुड़ेगा? बोलो सही है? बोलो सही है? अब यहां पर अगर मान लो मैं पानी डाल दूं, क्या डाल दूं?
पानी H3O+ या H2O, ये H2O। तो इससे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस। और बच्चों ये जो हाइड्रोलाइसिस होता है, यहां ध्यान रखना, एक तरफ आप क्या लगा दोगे H और एक तरफ क्या लगा दोगे OH। ये ट्रिक है, इधर या इधर। तो बताओ इधर लगाओगे तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, एंटी डाइऑल। क्या बन जाएगा, एंटी डाइऑल। तो ये OH आ गया और ये क्या आ गया, HOH। तो यहां पर आपका शुरू में सिन एडिशन हुआ था, लेकिन जो डाइऑल मिला है वो एंटी डाइऑल मिला है या सिन डाइऑल मिला है, एंटी डाइऑल। एंटी डाइऑल मिला है या सिन डाइऑल, एंटी डाइऑल। तो बच्चों याद रखना, इस रिएक्शन तक को बोलते हैं प्रिलिश्चेव ऑक्सीडेशन। कौन सा ऑक्सीडेशन, प्रिलिश्चेव। अभी स्पेलिंग लिख दूंगा मैं। प्रिलिश्चेव ऑक्सीडेशन के थ्रू इपॉक्साइड बनाया, बोर्ड पर देख लो सारे बच्चे। प्रिलिश्चेव ऑक्सीडेशन के थ्रू हमने क्या किया, एल्कीन पर यहां पर लगा दिया क्या, ऑक्सीजन। बोलो सही है। अब ऑक्सीजन लगा के हमने ये इपॉक्साइड बना दिया पाई बॉन्ड हटाकर, ये सिन एडिशन है। अब वेज वेज भी लिख सकते हो, डैश डैश भी लिख सकते हो, दोनों आइडेंटिकल ही है, क्योंकि ये कायरल सेंटर विद पीओएस, मतलब क्या मीजो है। देखो चेक करो जरा, मीजो है या नहीं है, पीओएस आ रही ना, तो ये मीजो है। अब इस पर याद रखना, जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इपॉक्साइड पर तो एंटी डाइऑल बनता है। क्या बनता है, तो प्रिलिशिव ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिव एंटी डाइऑल। तो एंटी डाइऑल बनाने का प्रोसेस ये है, सिन डाइऑल का ऊपर वाला था, याद रहेगा। अगर आपको कोई पूछता है ये कैसे हुआ, तो एक इक्वेशन की हेल्प से देता हूं मैं आपको। लेट सपोज मैंने ये दिया और मैंने यहां पर मान लीजिए CH3COOOH और यहां 18 लगा दिया, ठीक है 18। तो अभी आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हुआ। इसको बोलते हैं, रिएक्शन का नाम क्या है, स्पेलिंग लिख लो इसकी, प्री LEZ प्रिलिश्चेव, ठीक है, इपॉक्सीडेशन। क्योंकि एक ऑक्सीडेशन है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहलाएगी ना। बोलो हाँ या ना। तो भाई सुनो, देखो होता क्या है, एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल है, एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ठीक है। तो एल्कीन क्या करेगी, यहाँ इसके सिग्मा स्टार, मैंने आपको बताया था ना, सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है तो कहाँ पे अटैक करेगी, सिग्मा में। और ये आपका लोन पेयर इसको देता जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये सब कुछ एक साथ हो रहा है, कंसर्टेड मैकेनिज्म, कि ये इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देता जा रहा है और ये इसको इलेक्ट्रॉन देता जा रहा है। अब ये बॉन्ड क्यों टूट रहा है, क्योंकि आपको पता है पेरोक्साइड बॉन्ड वीक होता है, तो ये बॉन्ड कहाँ टूट जाएगा, यहाँ पर। और क्या बाहर निकल जाएगा आपका, CH3 C डबल बॉन्ड O O-। बोलो सही है। अब यहां पर आपका क्या बन जाएगा, देखो यहां पर आपका बन गया O O और यहां पर क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, यहां पर H+ भी निकाल दो, OH, ठीक है। अब यहां अगर ऑक्सीजन वेज पर गया, क्योंकि दोनों एक साथ हो रहा है, तो या ये वेज पे है तो ये भी वेज पे आएगा, और प्लस दूसरी इसकी मिरर इमेज भी बनेगी, ये डैश पे है तो दूसरा भी डैश पे आएगा। बोलो सही है, समझ में आया। तो ये वेज वेज है तो ये डैश, ये डैश डैश है तो ये वेज। अब ये जो CH3CO2- निकला, ये CH3CO2- क्या करेगा, CH3CO2H बना लेगा। बोलो सही है, क्योंकि H+ तोड़ देगा ये, और यहां से H+ निकल गया। बोलो सही है क्या। और नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रल। तो बताओ क्या ये इपॉक्साइड बन गया,
अब ये इपॉक्साइड मीजो नहीं है, बताओ क्यों? क्योंकि यहां पर ये कायरल सेंटर तो है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही है। आ रही है क्या? ये एक्टिव कंपाउंड है, यानी इसकी दो फॉर्म बनेगी, एक ये और एक इसकी मिरर इमेज। बोलो हाँ है ना? बोलो सही है। अब बच्चों इस पर हाइड्रोलिसिस करने के लिए बोल दे, मान लो क्या करने के लिए बोल दे? हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस कैसे करवाओगे? ये देखो आप, यहां पर आप सबसे पहले क्या करोगे? H+ जोड़ोगे। अब H+ जैसे ही जोड़ोगे एसिडिक मीडियम में, ये देखो आप अगला स्टेज, यहां तक तो रिलेशिव ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसके ऊपर H+ डालोगे तो बताओ क्या बन जाएगा? वापस यहां पर आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहाँ क्या आ जाएगा? OH+, और मिथाइल कहाँ आ गया? डैश पर। अब आप मुझे बताइए H2O क्या रिंग को खोलेगा? क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग एंगल स्ट्रेन के कारण अनस्टेबल है, और आपको पता है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। तो याद रखना ये वाला जो ग्रुप है वो आपका इस तरह से ऐड होता चला जाएगा कि यहाँ पर आपका H2O का OH डैश पर और ये वेज पर। बोलो सही है। और मिथाइल कहाँ आ जाएगा? वेज पर। अब आप बोलोगे सर मिथाइल कैसे वेज पर आ गया? और ये ऑक्सीजन 18 है, अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ये मैंने 18 ऑक्सीजन यूज किया था, तो यहाँ ऑक्सीजन कौन सा होगा? 18। यहाँ भी ऑक्सीजन कौन सा होगा? 18। और यहाँ भी ऑक्सीजन कौन सा होगा? 18। बोलो आ रहा है क्या समझ में? नीचे लिख देता हूँ 18। अब देखो इधर से देखना, यहां पर होता क्या है कि ये बॉन्ड इसको तोड़ना है, किसको? न्यूक्लियोफाइल को। तो न्यूक्लियोफाइल मैंने क्या बोला था? सिग्मा स्टार में अटैक करेगा। तो कोई भी सिग्मा स्टार उसके अपोजिट साइड पर होता है। किस साइड पे होता है? अपोजिट साइड। तो ये बैक साइड से जब अटैक करने जाएगा तो यहां से बॉन्ड तोड़ेगा। तो किस साइड से तोड़ेगा? 2 डिग्री से रिंग खुलेगी या 3 डिग्री का रिंग साइड से खुलेगी? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से खोलना आसान रहेगा ना। तो याद रखना मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन वाली साइड से खोलेंगे और अपोजिट साइड से खोलेंगे, यानी ये वेज पर है तो वो कहां से खोलेगा? डैश पर। और ये डैश पर अगर आ रहा है तो मिथाइल को कहां आना पड़ेगा? वेज पर। तो ये वेज पर आ गया, और ये O18 कहां रह गया? यहां पर। तो ये एंटी डायोल बन गया, प्लस साथ में इसकी एक मिरर इमेज भी बन जाएगी। बोलो मिरर इमेज जो आ रही है उसमें क्या जिसका जस्ट उल्टा आएगा? तो समझ में आ गया। और याद रखना H2O कहां अटैक कर रहा है? एंटी अटैक कर रहा है। कहां अटैक कर रहा है? एंटी अटैक। और कहां पे अटैक कर रहा है? एट मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। बोलो सही है क्या? मतलब इसको हम बच्चों याद रखना, मोर स्टेबल वाली कार्बोकेटायन से खोलेंगे। यहां तो कहीं से भी खोलें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो सिमेट्रिकल था। यहां से उस तरफ खोलते हैं, इसलिए मैंने O18 लगाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि O18 कहां जाएगा और सिंपल O कहां जाएगा। क्योंकि ये कुछ नहीं लिखा है तो ये तो O16 माना जाएगा। तो ये बॉन्ड इधर से खुला तो ये बच गया ना, और यहाँ न्यूट्रल हो गया है प्लस माइनस। बोलो आया? तो याद रखना एंटी अटैक करवाना है और लेस हिंडर्ड साइड से खोलना, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन साइड से खोलना है, और उस तरह से आपका प्रोडक्ट बनेगा। बोलो। इसको नाम क्या दिया हमने? प्रिलिशिव इपॉक्सीडेशन। क्या यूज किया है? प्रिलिशिव ऑक्सीडेशन, जिसमें हम MCPBA ले सकते हैं, ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड ले सकते हैं, पर फॉर्मिक एसिड ले सकते हैं, पर एसिटिक एसिड ले सकते हैं। सब में से कोई भी एक, सबका काम एक ही है, पाई बॉन्ड हटाकर इपॉक्साइड बनाना। पाई बॉन्ड हटाकर इपॉक्साइड बनाना, और डिटेल मैकेनिज्म ऐसा होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो पर एसिड है वो सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका एक ऑक्सीजन एल्कीन पर जुड़ जाता है। बोलो हाँ या ना? कोई समस्या? हाँ जी। क्योंकि ये O पे पॉजिटिव अनस्टेबल है, तो सुन लो भाई, ये O पे अनस्टेबल है पॉजिटिव, तो O पॉजिटिव अनस्टेबल है तो इसको H+ निकालना पड़ेगा। अब H+ लेगा कौन? एनायन। ये H+ ले लेगा। पानी तो हम बाद में डाल रहे हैं यार, मैं तो आपको पूछ रहा हूँ प्रिलिशिव ऑक्सीडेशन कहां से होता है, तो यहां तक का स्टेप बताया मैंने आपको। ठीक है, बोलो। अरे मेरे भाई पानी तो बाद में डाल रहे हैं बेटा, पानी तो डाला ही नहीं हमने, वो तो अगला रिएक्शन ही सेपरेट है। हे प्रभु, दिमाग की बत्ती भी तो जलाओ। मैं ये बोल रहा हूं कि इपॉक्सीडेशन कहां तक है? यहां तक। एंटी डाइऑल बनाने के लिए मैंने पानी डाला है, अगर पानी नहीं डालेंगे तो रिएक्शन यहां पे आके रुक जाएगी। अगेन आई रिपीटिंग मेनी टाइम्स, है ना। मैं चाहता हूं कि मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुना करो आप वो क्वेश्चन बार बार एक ही रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछते रहते हो क्योंकि ध्यान से नहीं सुनते हो।
टीचर की एक एक वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन ध्यान सुना करो, क्योंकि वो पता है कि बच्चा कहाँ फंस सकता है। तो जो वहां फंस सकता है ना, उसमें से 90% प्रॉब्लम फिल्टर हो जाएगी आपकी, इफ यू आर कॉन्शियसली लिसनिंग टू मी। बहुत ध्यान सुनो। अगर आपको कभी लगे ना कि मेरी स्पीड फास्ट है बोलने की, तो एक बार हैंड रेस कर दिया करो कि सर स्पीड फास्ट है, तो आप क्या बोल रहे हो उतना क्लैरिटी समझ में नहीं आ रहा। क्या अभी तक ऐसी प्रॉब्लम आ रही है क्या? थोड़ा सा तो फास्ट चलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा लेक्चर की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन फिर भी आपको समझ में ना आए तो इतना फास्ट पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो आप पूछ लिया करो, लेकिन एक एक शब्दों को ध्यान सुना करो। पानी कैसे डालेंगे? पानी तो अगर डालेंगे नहीं तो ये तो रिएक्शन यही रुकी रहेगी। तो पानी तो है ही नहीं ना, हम तो एसिड डाल रहे हैं सिंपल। तो H+ लेने वाला ग्रुप कौन है? वो एनायन ही लेगा। अभी आया? चलो एक उस तरह की रिएक्शन करवा देते हैं, डाउट आ गया है तो। नोट कर लिया ये? जल्दी जल्दी स्पीड और बढ़ाओ थोड़ी सी। आरपी सर लिख सकते हैं तो स्टूडेंट आरपी सर की उससे भी फास्ट लिख सकते हैं ना। थोड़ा सा मेरी स्पीड से फास्ट रहा करो। क्लास में जितना जल्दी नोट करोगे ना, घर पर उतने ही डीपीपी के क्वेश्चन जल्दी बनेंगे। इसलिए नोट करने की स्पीड बहुत थोरो होनी चाहिए। आपने नोटिस किया होगा मैं स्लाइड से नहीं पढ़ाता हूँ। क्यों नहीं पढ़ाता समझ रहे हो उसका रीजन? लॉजिक क्या है? नोट्स बना बना के पढ़ोगे, दिमाग ज्यादा अटैच रहता है, इसलिए कोशिश करो क्लास में हर एक पॉइंट नोट कर करके पढ़ो। समझ रहे हो? चलिए आगे। चलो एक क्वेश्चन करो क्विक। बताओ इस कंपाउंड पे MCPBA के 2 मोल लिए। क्या एक काम करो, CH3 CO3H के 2 मोल लिए, या 2 इक्विवेलेंट लिए। 2 इक्विवेलेंट मतलब 2 बार रिएक्शन करवानी है। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा और क्या रिलेशन होगा? बोलो जल्दी। मुझे डायरेक्ट आंसर, जब मैं डायरेक्ट पूछूं तो आप वैसे तो मैकेनिज्म लगाना हमेशा इज ऑलवेज गुड, लेकिन टाइम कम मिल रहा है तो मैकेनिज्म दिमाग में लगा लिया करो और आंसर फटाफट लिख दिया करो क्विक। लेकिन अगर मैं बोलूं मैकेनिज्म से लिख के बताओ, फिर तो आपको मैकेनिज्म से ही लिखना है। अभी मेरी डिमांड आंसर पे है ज्यादा, मतलब मैं चाहता हूं हम एग्जाम में बैठे हैं तो आपको कैसे भी फटाफट से आंसर निकालना है ना। मैकेनिज्म से उसको क्रॉस चेक कर लो कि भाई कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। जल्दी बोलो यार, कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2। और रिलेशनशिप क्या होगा? डैश ट्यूमर। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन ये थोड़ा सा और जल्दी आ जाता तो और अच्छा लगता। ठीक है, देखो इधर सुनो, सिन एडिशन होता है या एंटी एडिशन? सिन एडिशन या एंटी एडिशन? सिन एडिशन रिएक्शन है, बोलो सही है। तो यहां पर ये सिन एडिशन है, सिन एडिशन प्रोसेस। अब बेटा सिन एडिशन है, अब ध्यान से दो, तुमने जो डाउट पूछा था तुम्हारे डाउट को फिर से समझाना चाहूंगा मैं। अभी हम पानी नहीं डाल रहे हैं, अभी हम केवल क्या डाल रहे हैं? परऑक्सी एसिड। और इतनी रिएक्शन क्या कहलाती है? प्रिलिशिव इपॉक्सीडेशन। दोबारा बोलो, प्रिलिशिव इपॉक्सीडेशन। तो यहां पर क्या होगा कि ये वाला ऑक्सीजन इधर जुड़ जाएगा और जो H निकलेगा बचेगा वो H इधर आ जाएगा। तो यानी कितने मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे? CH3CO2H। ये 18 इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि कौन सा ऑक्सीजन जुड़ता है, क्योंकि हो सकता है वो बोल दे कि O18 यहां पर है, तो फिर यहाँ सिंपल ऑक्सीजन ही जोड़ेंगे। तो मतलब H से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन जुड़ता है। और यहां पर बताइए क्या सिन एडिशन है? तो ऑक्सीजन जो होगा वो डैश डैश पे जुड़ेगा। अब यहाँ डैश डैश भी हो सकता है, यहाँ वेज वेज भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन जब जुड़ रहे हैं तो प्लेन के बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों रिएक्शन सेपरेट हो रही हैं। तो यहाँ तो मैं डैश डैश लिखूं या वेज वेज लिखूं, बात एक ही है। लेकिन यहाँ में क्या उसका अपोजिट भी तो कर सकता हूं ना। तो इसका मतलब ये तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? दोनों ऑक्सीजन सिस और दोनों ऑक्सीजन ट्रांस। तो बताओ दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर या डैश ट्यूमर। और दोनों मीजो हैं, दोनों मीजो हैं। बताओ कितने मीजो बन रहे हैं? 2। क्योंकि देखिए यहाँ और यहाँ ये दोनों की ज्योमेट्री अलग अलग है और दोनों में ही कायरल सेंटर विद POS आ रही है।
कितने कायरल सेंटर आ रहे हैं दोनों में? 4। ऐसे भी पूछ लेगा बताइए प्रोडक्ट में कितने कायरल सेंटर है, तो कितने हैं? 4। ये कायरल सेंटर कैसे है? देखो, ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। बोलो मेरे भाई, दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। चलो आगे बढ़ो, एक ही इक्विवेलेंट है तो बताइए पहले कौन सी रिएक्शन रिएक्ट करेगी? जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो बताइए बीच वाले पर 2 अल्फा H, 2 4 और 2 6 और 2 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन। और जैसे 8 अल्फा H जुड़ेंगे तो बताइए यहां पर इपॉक्सीडेशन करवाएंगे आप बीच में। तो ध्यान रखना, मोर अल्फा H मोर रिएक्टिविटी, बिकॉज बेटर न्यूक्लियोफाइल। बोलो हाँ या ना? तुम कल आई क्यों नहीं थी तेजस्वी? तेजस्विनी नाम है ना? हाँ, क्यों नहीं आई थी? खड़े हो जाओ। अभी से लापरवाही करने लगे, भी तो 4 क्लास भी नहीं हुई हमारे सिलेबस की। तो यार, तो हेल्थ का ध्यान रखो भाई, वो बहुत डांट खाया था बच्चा। अभी वो मन ही मन में सोचेगा कि लड़की है तो डांट नहीं रहे हो, है ना? पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं जेंडर न्यूट्रल बिहेवियर देता हूँ बच्चों के साथ। लड़कियों को भी उतनी डांट पड़ेगी, अभी तो क्लास छोटी है थोड़ी सी हमारी। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा है तुम पर, लेकिन कल इतना ऑलरेडी सुना दिया है कि आज मुझे लग रहा है कि टॉक्सिक ना हो जाए एटमॉस्फेयर। पर समझ रही हो, तुम्हें पता नहीं, शायद उससे पूछना कितना डांटा था मैंने उस बालक को। और उसको सिंपैथी भाई, मैं इसको तेरी तरफ से कल डांटूंगा, है ना? नोट्स नोट कर लिए? ठीक है। और कौन नहीं आया था कल भाई? तुम्हें तो भारी पड़ गई थी डांट। और कौन नहीं आया था? आज कौन नहीं आया है भाई? क्या क्लास का ध्यान रखो। और ध्यान रखना, लड़की हो तो ये मत सोचना कि ये तो सर ऐसे छोड़ देंगे, बिल्कुल वही ट्रीटमेंट होगा। हेल्थ का ध्यान रखना पूरा जरूरी है। गड़बड़ करोगी, डांट खाओगी, और बहुत बुरी डांट खाओगी। मुझे मतलब नहीं है आपकी तबीयत से, मुझे आप डेली यहीं चाहिए हो, ठीक है? अगली बार ध्यान रखोगी। नोट्स बना लिए? तो कब बनाओगी? अगले साल? अरे ऐसे ही तो छूटते हैं, ऐसे ही बैकलॉग होते हैं, बैकलॉग ऐसे नहीं होते हैं। अभी तुम्हें पता नहीं लगा, तुम कब रास्ते में खो जाओगी, फिर बाद में हमसे बोलने लायक भी नहीं रहोगी कि सर मैं परेशान चल रही हूँ। कोई सुन, क्योंकि आपको लगेगा ना गलतियां तो मैंने की, आरपी सर को क्या बोलूं जाके। तो एक टाइम पे फिर डिमोरलाइजेशन फील होता है। कैसे भी करके कोचिंग उठ के आ जाया करो, ठीक है? छोटी मोटी प्रॉब्लम है, यहाँ यूज कर लो, आप यहाँ चले जाओ वॉशरूम, यहाँ पर बुखार आ रही है टेम्परेचर कम करवा दो, है ना? क्लास सपोर्ट करेगी एक दूसरे को। कोई बच्चा अगर बीमार है भाई तो उसको सपोर्ट करना है, ऑब्वियसली करना भी चाहिए, ह्यूमन बीइंग है हम, है ना? तो बिल्कुल कोई भी इसकी हल्की फुल्की बुखार सर दर्द है, उठ के आ जाया करो। और मेडिकल स्टोर पे तो नहीं लेके दिखा के आई थी? दिखाया किसको था? डॉक्टर को? दिखाया भी नहीं, खुद का डॉक्टर खुद ही बन गई है। तो जेई कर रही हो कि नीट कर रही हो? क्लास में रेगुलर चाहिए मुझे, है ना? ठंड लग रही है इसको, एसी बंद करो भाई, ठंड है थोड़ी सी, कम कर दो यार, टेम्परेचर बढ़ा दो। बैठो। कल की तारीख में नोट्स कंप्लीट, कल मतलब मंडे दिखाना, ठीक है? और गड़बड़ मत करो तुम लोग, अभी से गड़बड़ कर रहे हो, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और तुम्हें सच बता रहा हूँ, मेरी जिद, मेरी डांट को बहुत अच्छे से सुन लो। जिस जिसने मेरी डांट सुनी है ना, उस बच्चे का फायदा हुआ है। तुम्हें पता नहीं शायद, जिस जिस बच्चे ने डांट की और जिस बच्चे के दिल पे लगी ना, वो ने उस बदला लेने के लिए मुझसे और अच्छी रैंक लेकर आया है वो। अब तो आपको बताऊंगा मैं, मुझे कैसे हल्का बांध लिया आपने। वो मुझसे और खतरनाक रैंक लाके लेकर आया है। तो मुझे तो, मैं तो बोलता हूँ लास्ट में, मैं तो चाहता ही ये था तो अच्छा करके दिखाया, ठीक है ना? तो लेकिन गड़बड़ में बिल्कुल नहीं झेलूंगा। तुम ये सोच रहे हो कि भाई फ्रेंडली बन गया सर, आरपी सर फ्रेंडली बिहेवियर कर रहे हैं ना? एक बार में जब भी लगेगा गड़बड़ है तो फटाफट ऐसा एकदम चने के झाड़ पे जो तुम बैठे रहते हो आए दिन, तुरंत नीचे उतार दूंगा। कॉम्प्रोमाइज, इनडिसिप्लिन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, जीरो टॉलरेंस, ठीक है? तो और आपने नोट कर लिए नोट्स? दिखाना, अभी दिखाना क्लास के बाद। चले आगे? अरे बोल भी दो, बोलो। कहाँ पहुंच गए भैया? ब्रिज हेड पोजीशन अगर डायरेक्ट जुड़ी होती है तो नो, क्या बोलते हैं, वायलेशन ऑफ ब्रेड्स रूल। समझ लो ना, हमें लगता है हमें सब आता है, लेकिन हमें बहुत कुछ अभी नहीं आता है। और ये एग्जाम में करते हो तुम लोग ऐसे पाप, और वहां जा जाके बोलते हो ब्रेड्स रूल लग रहा है, ये लग रहा है, भले ही कुछ नहीं लग रहा हो, पर तुम जरूर लगा दोगे। आइंस्टीन की आत्मा या ब्रेड्स की आत्मा आ जाए तुम्हारे साथ, हे प्रभु, कैसे लोगों के लिए मैं थ्योरी बना के छोड़ गया।
वो ब्रिज हेड पोजीशन डायरेक्ट जुड़ा हो ना, या रिंग की साइज 8 मेंबर्ड या उससे ज्यादा हो, तब ऐसा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, चलें क्या आगे, बोलो। और जेई मेंस में अगर सिलेक्शन अच्छे से हो जाए तो ज्यादा उछल उछल के डांस मत करना। ये कितना भी बोले डांस करो, कितना भी बोले इंटरव्यू दो, क्या बोलना, आरपी सर ने मना किया है। किसने मना किया है? हाँ, मुझे कोई सेलिब्रेशन नहीं चाहिए, मुझे सेलिब्रेशन चाहिए जेई एडवांस में। कब? तो ये टीवी में दिखाने के लिए कितना भी आपको बोलने बताओ बेटा कैसे किया था अपनी सफलता का राज, तो बोला अभी सफलता तो मिली नहीं है भाई साहब, कहाँ से बताऊं, मेन सफलता होती है क्या। तो इसलिए कोई सेलिब्रिटी कल्चर बिहेवियर किसी का नहीं आना चाहिए बालक बालिका का। वहां पर अगर ज्यादा नाचते हुए दिखे तो एक डंडा रखूंगा साथ, तो उन जिन पैरों से नाच रहे हो ना उसमें थोड़े दिनों के लिए बैंड आ जाएगा। ठीक है ना, मुझे कोई बच्चा एक्स्ट्रा ना दिखे, क्योंकि आधा से ज्यादा कचरा तुम तब होते हो जब जनवरी के बाद तुम्हारा थोड़ा सा रिजल्ट आ जाता है, थोड़ा सा, उसमें बिल्कुल इंटरव्यू देना स्टाइल शुरू कर देते हो। तो एक्चुअली इंटरव्यू कब देना है? एडवांस में तुम कितना ही इतरा लेना कि मैं बहुत मेहनत करता था, मैं बहुत इंटेलिजेंट था, अरे मैं क्या बताऊं, मैं तो भगवान ही आके मुझसे बात किया करते थे कि बेटा इतना मुझे तुझे अच्छा कैसे बना दिया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तू इतना अच्छा बन चुका है। मैं मेरे दोस्तों की भी बहुत हेल्प करता था, मैं कभी मतलब क्लास बंक नहीं किया हूँ, होमवर्क सर देते थे और मेरा होमवर्क 2-3 घंटे पहले ही पूरा हो जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि 24 घंटे नहीं, मेरी दिन में 48 घंटे हैं। भाई सिलेक्शन हो गया, रैंक आ गई, लॉक हो गया, तो फेंको फिर जितनी फेंकनी है, क्यों। लेकिन जेई मेंस के पहले कोई ज्यादा हवा हवाई नहीं, चुपचाप जाओ, एक दो बार हल्का फुल्का कोई बोले हाँ भाई ठीक है कर दे, फॉर्मेलिटी जो होती है ना, बट फाइनल एग्जाम से पहले कोई सेलिब्रेशन नहीं चाहिए। ये तुम लोगों को क्या है, सेलिब्रिटी बिहेवियर बहुत जल्दी चढ़ता है जेके पे। किसी ने तारीफ कर दी, अरे भाई तू तो बहुत स्मार्ट है यार, आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है? अरे नहीं नहीं, मेरे को 4-5 प्रपोजल दिए थे लड़कियों ने, लेकिन आईआईटी के लिए मैंने वो सब कुर्बान कर दिए थे, ऐसा वैसा। या उस बालक से पूछा भाई तुमने अपने हाथों की नस क्यों काट ली थी, है ना, तो वो कुछ और बोल रहा है। तो इसलिए मुझे कोई होशियारी नहीं चाहिए जेईई मेंस से पहले, लेकिन उसके पहले भी रगड़ो अपने आप को, रगड़ लो, बिल्कुल इतना रगड़ लो कि जान निकल जाए अपनी बॉडी से, लेकिन फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं हम, खून का कतरा कतरा भी पढ़ाई कर रहा है, जान निकल जाए, मतलब वैसा होता है ना, फ्रस्ट्रेशन आती है कि यार बहुत होमवर्क है, बहुत चिड़चिड़ापन आता है, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं, तब जाके रिजल्ट मिलेंगे हम लोग। चले आगे, चलिए तो फटाफट हेडिंग डाल लें। हैलोजिनेशन, ये समझ में तो आ गया ना, कि बीच अगर एक्स्ट्रा मोल होते तो फिर यहाँ पर भी रिएक्शन होती, लेकिन पहले मोर अल्फा एच वाली एल्कीन बेटर न्यूक्लियोफाइल होती है, इसलिए वहां पर रिएक्शन होगी। चले आगे, हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन एल्काइन। बच्चों एल्कीन एल्काइन का हैलोजिनेशन स्पेशली याद रखना, हम ब्रोमिनेशन ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन जो होती है वो हैंडल करना आसान होती है। आपको पता है Br2 क्या होती है, लिक्विड, फ्लोरीन क्लोरीन रिएक्टिव गैसेस होती हैं और बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होती हैं। I2 सॉलिड होती है, फ्लोरीन क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड, और I2 गैस। तो हैंडल करना किसको इजी रहेगा लैब में? ब्रोमीन। इसलिए ज्यादातर एक्सपेरिमेंट किस पे किए जाते हैं? ब्रोमीन पर। तो यहां पर ये याद रखना, जैसे मान लीजिए एल्कीन दी हुई है, ठीक है, एल्कीन पर आपने क्या ले लिया? Br2, और क्या ले लिया Br2 के साथ? CCl4। CCl4 की जगह क्या ले सकते हो? CH2Cl2, डाई मिथाइल डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, तो यहां पर बच्चों क्या होगा? एंटी एडिशन होगा। क्या होगा? दोबारा बोलो, क्या होगा? एंटी एडिशन, यानी दोनों Br सेम जुड़ेंगे या अपोजिट साइड? अपोजिट साइड। अब अपोजिट साइड जोड़ रहा हूं तो एक डैश एक वेज, इसका उल्टा भी तो कर सकता हूं, एक वेज और एक डैश। तो बताओ जैम डाई ब्रोमाइड बना या विसिनल डाई ब्रोमाइड बना? क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पर दो ग्रुप क्या कहलाते हैं? विसिनल। दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? जल्दी बोलो। एनेंशियोमर, क्योंकि रेसमिक मिक्सचर है ना। देखो 180 डिग्री घुमाओ तो 180 डिग्री घुमाओगे तो डैश के सामने डैश, वेज के सामने वेज, तो क्या दोनों मिरर इमेज है या आइडेंटिकल है? मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। यहां तक कोई डाउट? अब ये रिएक्शन हुई कैसे, देखो यहां पर हमने कहा कि ब्रोम एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल है, कलरलेस न्यूक्लियोफाइल। तो यहां जो ब्रोमीन होती है ना, उसमें क्योंकि 4p ओवरलैपिंग है, कौन सी ओवरलैपिंग है? 4p। तो ये जो है ना अच्छा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का काम करती है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल इनके सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में जाके आसानी से इन बॉन्ड को तोड़ देता है। आपको मैंने बताया भी था कि सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है तो
सिग्मा स्टार ऑर्बिटल उसके जस्ट अपोजिट साइड पर होंगे, बोलो होंगे नहीं होंगे? तो यहाँ पर सिग्मा स्टार ऑर्बिटल अपोजिट साइड, बोलो बेटा समझ में आ रहा है? तो ये आरडीएस स्टेप में यहाँ होता क्या है, इसका जो होमो होता है, इसका जो होमो होता है वो इसके ल्यूमो में अटैक कर देता है। किस में अटैक कर देता है? ल्यूमो। होमो ल्यूमो क्या होते हैं जल्दी बोलो? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ल्यूमो क्या होता है? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा, तो एंटी बॉन्डिंग को हम ल्यूमो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमो। तो जैसे ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो ये पोलराइज होना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे जैसे देखो इधर, पहले मैकेनिज्म समझो, जैसे जैसे एल्कीन इसके पास आएगी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पीछे शिफ्ट होने लग जाएगा और इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालना स्टार्ट कर देगा। कौन? न्यूक्लियोफाइल। ये याद करो, मैंने यहाँ पे भी समझाया था आपको कोल्ड केमिनोफोर में, याद आ रहा है? ये देखो कोल्ड केमिनोफोर में पढ़ा था आपने, याद हो तो? कहाँ गया वो? मिट गया। याद आ गया क्या? हमने कहा था कि जब वो तोड़ता था केमिनोफोर एल्कीन से रिएक्ट करता था तो वहां पे भी पाई स्टार में अटैक करता था। पाई बॉन्ड तोड़ना था तो पाई स्टार में अटैक करना पड़ेगा। अब यहाँ पाई बॉन्ड तोड़ रहे हैं या सिग्मा, तो सिग्मा स्टार में अटैक करेगा और ये बी आर माइनस अलग हो जाएगा। और ये बी आर माइनस जैसे अलग होगा तो बच्चों यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? इस तरफ आ जाएगा, मान लो बी आर। अब बी आर वेज पे भी आ सकता है और बी आर डैश पे भी आ सकता है, बोलो सही है? तो क्या मैं इसकी यहाँ लिख दूं मिरर इमेज एक्स्ट्रा बनेगी भाई, वेज की जगह डैश। और ये बॉन्ड नीचे टूटा है, मान लो ऊपर पर बी आर जुड़ गया तो प्लस कहाँ आ जाएगा? नीचे। अरे बोल दो। हाँ वही बना रहा हूं। तो ये जो है ना, ये नॉर्मल नॉन क्लासिकल केटायन कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉन क्लासिकल केटायन। तो ये क्या करता है, इसके प्लस को इलेक्ट्रॉन देकर साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। क्या बना लेता है? साइक्लिक। और ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैरी कर रहे हैं, तीन तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन से हैं भाई? ये देखो, यहाँ बी आर वेज पर, तो यहाँ प्लस। अब बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल आर एस कौन सा होगा? सेकेंड वाला, क्योंकि यहाँ सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। दोबारा बोलो। और ये शॉर्ट में इसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। बोलो हाँ या ना? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। अब दोबारा एक बार फिर से समझो क्या बोला मैंने, क्योंकि समझ में आता नहीं है। इधर देखो, फिर से समझना बच्चों। यहां पर हमने क्या कहा, हमने क्या किया, फिर से देखना। यहां पर हमने कहा कि इसने इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अटैक किया तो ये बॉन्ड इधर टूटा, बी आर माइनस अलग हो गया। अब ये बी आर मान लो यहां जुड़ा है अपने, तो नीचे प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस पे ही तो बी आर जुड़ेगा। ठीक है, उल्टा भी कर सकते थे, नहीं है बी आर नीचे जुड़ता तो प्लस ऊपर आता। इसको हम नॉन क्लासिकल केटायन बोलते हैं क्योंकि लोन पेयर तुरंत इसको कोऑर्डिनेट कर देगा। और कोऑर्डिनेट करते अभी इसका पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। अब अगर आप ध्यान देखो तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या विन विन सिचुएशन है? क्योंकि जैसे लोन पेयर ने बॉन्ड बनाया तो यहाँ कितने बॉन्ड हो गए? 4, 1 2 3 और चौथा हाइड्रोजन। तो 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अरे बोल दो यार। और यहां पर इसका बॉन्ड, अब आप बोलोगे वापस तोड़ोगे तो ये बन जाएगा, और उस साइड से तोड़ोगे तो ये बन जाएगा। बोलो सही है? बोलो सही है? अब यहां पर बॉन्ड तोड़ोगे तो बी आर माइनस जो निकला था, कौन सा बी आर माइनस? ये। तो ये वापस नॉन क्लासिकल केटायन के ऊपर यहां पर इस जगह पे जुड़ जाएगा। अब किस साइड पे जुड़ेगा? सेम साइड पे या अपोजिट साइड पर? एंटी अटैक। एंटी अटैक ही क्यों होगा? क्योंकि वेज पर भी आर है तो डैश पर भी आर आएगा ना, हिंड्रेंस कम होने के कारण। और अगर डैश पे होता तो वेज पर। बोलो आया ना? पक्का। तो एंटी एडिशन क्यों हुआ, समझ में आया? ये ठीक वही कंसेप्ट है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहां समझाया था। अगर आप देखो तो ये भी नॉन क्लासिकल केटायन है। क्या ही है, पर वहां बस मैंने नाम नहीं लिया था। तो नॉन क्लासिकल केटायन को बच्चों हमेशा आप किस तरफ से खोलोगे? यहाँ तो दोनों साइड अलग अलग है तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। एंटी अटैक तो यहां भी हुआ है लेकिन मोर स्टेबल केटायन। बट यहां ऐसा क्यों नहीं किया मैंने? क्योंकि यहां तो दोनों साइड सेम है। बोलो हाँ या ना? समझ गए? आ गई बात। ये बच्चों टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जो ब्रोमीन का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर होता है। क्या होता है? ब्राउन कलर। तो ये ब्राउन कलर का लिक्विड है। कौन सा कलर का लिक्विड है? और एल्कीन तो आपको बताइए क्या होती है? कलरलेस। तो धीरे धीरे जैसे आप एल्कीन पर डालते हो क्या, Br2CCl4, तो रेडिश ब्राउन कलर या ब्राउन कलर, वैसे तो रेडिश ब्राउन कलर होता है। किस टाइप का ब्राउन कलर? रेडिश ब्राउन कलर की लिक्विड होती है। तो जैसे हम इस पे डालते हैं, किस पर? एल्कीन पर,
तो तुरंत कलर गायब हो जाता है, तुरंत कलर गायब होता है। मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, अगर आप चाहो तो उसमें कुछ वीडियोस मैं यूट्यूब के छोटे छोटे डालता रहता हूँ, तो वहां पर एक एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो, है ना। वो 1 मिनट का वीडियो है, शॉर्ट है वो। तो जैसे ही उसने Br2 डाला तो ब्राउन कलर डीकलराइज हो गया तुरंत। वैसे कोल्ड केमिनोफोर में भी याद करो पिंक कलर डीकलराइज हो रहा था। एल्कीन एल्काइन देंगी और एल्केन और बेंजीन नहीं देगी। एल्केन क्यों नहीं देगा? सैचुरेटेड है तो पाई बॉन्ड उसमें नहीं है, और पाई बॉन्ड नहीं है तो एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरी रिएक्शन हमने कहा क्या? बेंजीन एरोमेटिक है इसलिए उस पर भी एडिशन नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी इतनी आसानी से लूज नहीं करेगा। बोलो भाई समझ में आ रहा है अच्छे से? ये सिन एडिशन है या एंटी एडिशन? फटाफट ये 2 पॉइंट क्विकली नोट कर लो। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, अभी बताते हैं इसके बारे में। और कहां पर? हाँ एनबीएस में भी हुआ था, बिल्कुल सही। चलें आगे, इसको लिखो। इट इज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन फॉर एल्कीन एंड एल्काइन। इट इज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन फॉर एल्कीन एंड एल्काइन नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एंटी एडिशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट डालना एंटी एडिशन, क्योंकि भूल गए तो फंस जाओगे। अब देखो आपका दिमाग में आएगा कि सर यहाँ तो 2-3 प्रोडक्ट बनने चाहिए थे, क्योंकि आर आर एस एस आर एस या एस आर, बात एक ही है, तो 3 बनने चाहिए थे, लेकिन बने कितने? 2। तीसरा कोई क्यों नहीं बना? क्योंकि तीसरा होता तो वो मीजो होता, वेज वेज वाला, तो वो तो ऑप्टिकल इनएक्टिव सिन एडिशन होता, और ये सिन एडिशन प्रोसेस नहीं है। इट इज एंटी एडिशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? याद रखना इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो लिखो एनसीसी डज नॉट रीअरेंज, मतलब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन जैसे सिंपल कार्बोकेटाइन रीअरेंज करता था ना, कैसे? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 इथाइल शिफ्ट, तो ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये देखो, जैसे मान लो आपने ये वाली एल्कीन ली, बताओ इसमें क्या आंसर आएगा और इसमें क्या आंसर आएगा? Br2CCl4 और इसमें HBrCCl4। जल्दी बोल दो। यहां पर बच्चों क्या आएगा? पहले तो सीधा लिख दूं, नॉन क्लासिकल केटायन बन जाएगा। कैसे? देखो कैसे पहचानोगे कि क्लासिकल केटायन बनने वाला है या नॉन क्लासिकल? अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होते हैं तो रीअरेंजमेंट होता है, नहीं मतलब नॉन क्लासिकल केटायन बनता है। क्यों? क्योंकि ये इधर इसको इलेक्ट्रॉन देता जाएगा और इधर लोन पेयर इससे जुड़ता जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो ये तुरंत नॉन क्लासिकल केटायन बन जाएगा। लेकिन यहां पर बताइए क्या H+ जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, उस इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है क्या? नहीं। तो जब भी याद रखना इलेक्ट्रोफाइल जो है उसके पास लोन पेयर है, मतलब वो नॉन क्लासिकल केटायन देगा। यस और नॉट? आई मेरी बात समझ में? दोबारा बोलो, इलेक्ट्रोफाइल के पास अगर लोन पेयर है तो वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन देगा, और अगर लोन पेयर नहीं है तो वो क्लासिकल। क्योंकि यहां इस केस में अपन क्या करेंगे, यहां पर सीधा H+ जोड़ देंगे। बोलो यार। और कार्बोकेटाइन यहां पर कौन सा बनेगा? 1 डिग्री या 2 डिग्री? 2 डिग्री। अब यहां बताइए क्या होगा? Br- अटैक कर जाएगा। बोलो बेटा सही है। किस साइड पर अटैक होगा? मोर स्टेबल केटायन या लेस स्टेबल केटायन? मोर स्टेबल केटायन। और सीधा इसके ऊपर आप जोड़ दोगे, और यहां पर एक Br और ये Br। क्या इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हुआ? नहीं। और क्या इस रिएक्शन में बच्चों रीअरेंजमेंट होगा? हाँ, Br- अटैक करने से पहले 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट? मिथाइल माइनस शिफ्ट। बोलो मेरे भाई। तो यहां पर ये 3 डिग्री केटायन बन गया। क्या बन गया? 3 डिग्री, मिथाइल माइनस को उठा के। तो अंतर समझ में आ गया दोनों रिएक्शन में? तो यहां पर बच्चों आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा जो विद रीअरेंजमेंट होगा, और यहां विदाउट रीअरेंजमेंट। तो इसलिए याद रखना हाइड्रो हेलोजिनेशन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, लेकिन हेलोजिनेशन में नॉन क्लासिकल केटायन बन रहा है। क्या बन रहा है? नॉन। जबकि ये कैसा केटायन है? क्लासिकल। जो नॉर्मल केटायन होता है उसको हम क्लासिकल कार्बोकेटायन बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन क्लासिकल केटायन। बोलो हाँ या ना? कोई समस्या? चलो थैंक यू सो मच, अगली क्लास में मिलते हैं।
डीपीपी अपन शाम को डिस्कस करेंगे, जीओसी की जब शाम को क्लास होगी, है ना। तो सारे बच्चों को डाउट के लिए डिस्कस के लिए शाम को आना है। टाइमिंग रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा?